अब साल आता है 1860 जब अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट के लिए रिपब्लिक नॉमिनेशन जीत जाते हैं और अपने प्रेसिडेंट बनते ही वे सभी की सभी टेरिटरीज में स्लेवरी का एक्सपेंशन करना शुरू कर देते हैं। अब अब्राहम लिंकन एक न्यूली फॉर्म्ड रिपब्लिक पार्टी के लीडर बन गए थे जिसका मेन एम था स्लेवरी या फिर मैं कहूँ गुलामी को हटाने के लिए रिवॉल्ट करना। अब्राहम लिंकन की प्रेसिडेंसी के टाइम पर अमेरिका में सिविल वॉर हावी होने लग गई थी और लिंकन का प्राइमरी गोल था उस टाइम पर यूनियन को प्रेजर्व रखना और उन्होंने स्किलफुली हर एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल और मिलिट्री लैंडस्केप को नेविगेट किया और इसके साथ ही साथ उन्होंने कई सारे चैलेंजेस को फेस किया ताकि वो यूनियन को प्रेजर्व रख सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करना चाहता हूँ अब्राहम लिंकन की लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में और कैसे वो अमेरिका के एक महान प्रेसिडेंट बने। तो चलिए शुरू करते हैं। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 में हुआ था। वे अपने माता पिता थॉमस लिंकन और नैन्सी हैंक्स के दूसरे बेटे थे। उनके पिता थॉमस लिंकन एक फार्मर और कारपेंटर थे। जब अब्राहम लिंकन अपनी टीनेज में थे तो उनके फादर उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग के लिए डिपेंड होने लग गए थे और जबकि साथ साथ अब्राहम लिंकन स्ट्रॉन्ग थे और अपनी हाइट में भी टॉल थे तो उन्हें कुल्हाड़ी यूज़ करने की आदत हो गई थी। केंटकी जहाँ पर अब्राहम लिंकन का पूरा परिवार रहता था, वहाँ पर अब्राहम लिंकन के फादर थॉमस लिंकन ने मल्टीपल फार्म्स खरीदे हुए थे, लेकिन वो कभी भी उन फार्म्स को अपने नाम नहीं करा पाए थे। इसकी वजह से वे अपनी सारी की सारी ज़मीन जो कि हंड्रेड्स ऑफ एकर्स में थी वो लीगल डिस्प्यूट्स में खो बैठे थे। अब इसके बाद 1816 आते आते उनका पूरा परिवार इंडियाना के लिटिल पिजन क्रीक कम्युनिटी के एक अनब्रोकन फॉरेस्ट में शिफ्ट हो गया था। अक्टूबर 5, 1816 में अब्राहम लिंकन की मदर नैन्सी लिंकन की डेथ हो जाती है और वो अपने पीछे अपनी 11 साल की बेटी सैरा, 9 साल के अब्राहम और अपने कज़न 19 साल के डेनिस हैंक्स को अपने पीछे छोड़ जाती हैं। 2 दिसंबर 1818 में थॉमस लिंकन ने सैरा बुश जॉनसन से दूसरी शादी कर ली थी और अब्राहम लिंकन अपनी स्टेप मदर के क्लोज हो गए थे और वे उन्हें माँ बुलाने लगे थे। अब मार्च 1830 में किसी और मिल्क सिकनेस के डर से लिंकन फैमिली इलिनॉइस में शिफ्ट हो जाती है और अब्राहम अपने पिता से भी दूरी बनाने लगते हैं क्योंकि उनके पिता का एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं था और इसी के चलते उन्होंने अपने पिता थॉमस लिंकन का फ्यूनरल भी अटेंड नहीं किया था। अब इलिनॉइस में अब्राहम लिंकन ने बहुत सारी जॉब्स की थी जिसमें थी एक शॉपकीपर की जॉब और एक पोस्ट मास्टर की जॉब और इसके बाद अब्राहम लिंकन ने लॉ की पढ़ाई भी करनी शुरू कर दी थी और सालों की लॉ की पढ़ाई के बाद अब्राहम लिंकन ने फाइनली इलिनॉइस बार एग्ज़ाम को क्लियर किया जिसकी वजह से उन्हें फाइनली स्टेट कोर्ट्स में लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए उनका ऑफिशियल लाइसेंस रिसीव हुआ। उन्हें अपना लाइसेंस 9 सितंबर 1836 में मिला था। उनका पॉलिटिकल करियर 1834 में शुरू हुआ था जहां पर उन्हें इलिनॉइस स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ से इलेक्ट हुए थे एज अ मेंबर ऑफ विग पार्टी। उन्होंने 4 टर्म्स तक पार्टी को सर्व किया था। इंटरनल इंप्रूवमेंट्स और इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन को उन्होंने पूरी तरह से एडवोकेट किया था। अब 1842 आते आते अब्राहम लिंकन ने मैरी टॉड से शादी कर ली थी और 1847 के आते ही अब्राहम लिंकन को यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से इलेक्ट कर लिया गया था और वो भी एक सिंगल 2 ईयर टर्म के लिए। और ऐसा होते ही अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी को बढ़ाने के लिए विरोध किया था और अब्राहम लिंकन 1846 की इलिनॉइस की 7 डिस्ट्रिक्ट सीट के लिए इलेक्शन जीत जाते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। उन्हें कमेटी ऑन पोस्ट ऑफिस, पोस्ट रोड्स और कमेटी ऑन एक्सपेंडिचर इन द वॉर डिपार्टमेंट के लिए असाइन किया गया था जहाँ पर उन्होंने जोशिया रीड गिटिंग्स जो कि एक अमेरिकन अटर्नी, पॉलिटिशियन और अबॉलिशनिस्ट थे, तो लिंकन ने उनके साथ एक बिल पर टीम बनाई थी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में स्लेवरी को अबॉलिश करने के लिए। अब अब्राहम लिंकन अपनी कांग्रेस की टर्म के बाद अपनी लॉ प्रैक्टिस में दोबारा लौट आए थे बाद में 1854 के कैंसस नेब्रास्का एक्ट में, जिसमें कि स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए रूल्स बनाए गए थे और इसमें और भी नई टेरिटरीज को इंक्लूड किया गया था। तो अब इससे अब्राहम लिंकन का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में फिर से जाग उठा था। अब अब्राहम लिंकन एक न्यूली फॉर्म्ड रिपब्लिक पार्टी के लीडर बन गए थे जिसका मेन एम था स्लेवरी या फिर मैं कहूँ गुलामी को हटाने के लिए रिवॉल्ट करना। अब आता है साल 1858 जहाँ पर इलिनॉइस की यूएस सेनेट रेस जो कि लिंकन और इनकम्बेंट स्टीफन ए डगलस के बीच हुई थी। अब इस रेस की मदद से लिंकन को नेशनल टेंशन मिलने लग गई थी और इन दोनों के बीच में 7 बार डिबेट हुआ था कि स्लेवरी को हटाया जाए और इसकी वजह से अब ये पूरी की पूरी स्लेवरी के ऊपर डिबेट हो गई थी और ये पब्लिसाइज होने लग गई थी न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स में भी। और हालांकि वो इलेक्शन हार गए थे लेकिन उनकी इस परफॉर्मेंस के बाद अब्राहम लिंकन को रिपब्लिक पार्टी में उन्हें एक परमानेंट फिगर बना दिया गया था। अब साल आता है 1860 जब अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट के लिए रिपब्लिक नॉमिनेशन जीत जाते हैं और अपने प्रेसिडेंट बनते ही वे सभी की सभी टेरिटरीज में स्लेवरी का एक्सपेंशन करना शुरू कर देते हैं। अब उनके प्रेसिडेंट इलेक्शन जो कि नवंबर 1860 में थे, अब उनके बाद बहुत सारी सदर्न स्टेट्स अलग होने लग जाती हैं और इसके साथ ही ये उनकी लाइफ के लिए और स्लेवरी को बंद करने के लिए भी एक थ्रेड बन जाता है। अब 1861 आते आते 7 स्टेट्स अलग हो गई थी और उन सभी की सभी 7 स्टेट्स ने कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका करके एक टीम बना ली थी। अब कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये सभी की सभी स्टेट्स थी जो कि थी साउथ कैरोलिना, मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अल्बामा, जॉर्जिया, लुइसियाना और टेक्सास। लेकिन जब फोर्ट समटर पे अटैक हुआ था तो उसके बाद 4 और स्टेट्स भी ऐड हो गई थी जो कि थी वर्जीनिया, अर्कनासस, टेनेसी और नॉर्थ कैरोलिना। हालांकि अब्राहम लिंकन की इनॉग्रेशन के समय 1861 में ये सभी की सभी पहले 7 स्टेट्स ही एग्जिस्ट करती थी।
अब्राहम लिंकन की प्रेसिडेंसी के टाइम पर अमेरिका में सिविल वॉर हावी होने लग गई थी और लिंकन का प्राइमरी गोल था उस टाइम पर यूनियन को प्रेजर्व रखना और उन्होंने स्किलफुली हर एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल और मिलिट्री लैंडस्केप को नेविगेट किया और इसके साथ ही साथ उन्होंने कई सारे चैलेंजेस को फेस किया ताकि वो यूनियन को प्रेजर्व रख सके। अब मैं ऐसे 7 चैलेंजेस के बारे में बात करूंगा कि जिन्हें अब्राहम लिंकन ने फेस किया था अमेरिका में सिविल वॉर के दौरान। सो नंबर 1 इज़ प्रिजर्विंग द यूनियन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अब्राहम लिंकन का मेन गोल था यूएस को यूनाइट रखने का। उनका ये मानना था कि सेसेशन एक इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे है। अब प्रेसिडेंट के साथ साथ अब्राहम लिंकन आर्मी और नेवी के कमांडर इन चीफ भी थे मार्च 4 1861 से अप्रैल 15 1865 तक। और ये पूरा एक ऐसा पीरियड था जिसमें अब्राहम लिंकन की पूरी प्रेसिडेंसी कवर हो जाती है और इसी अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान उन्होंने यूनियन वॉर एफर्ट को डायरेक्ट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले किया था और साथ ही साथ उन्होंने स्ट्रगल किया इफेक्टिव जनरल्स को ढूंढने में। पर उन्हें सबसे बेहतर उलिसिस एस ग्रांट ही मिले। एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाकर उसे इम्प्लीमेंट किया और एक पूरी ज्योग्राफी की कीन अंडरस्टैंडिंग समझी कि जहाँ जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना और पूरे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटरवेज का पता लगाना। नंबर 3 इज़ इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन। अब 1863 में अब्राहम लिंकन ने ये घोषणा कर दी थी कि अब गुलामी को बंद किया जाए और इसके बाद यूनियन के गोल्स में भी गुलामी को बंद करने का जुनून आ गया था और इस एक्ट ने यूनियन के गोल्स पे प्रभाव तो डाला ही डाला लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिकल डायमेंशंस पर भी एक क्रूशियल इम्पैक्ट डाला। नंबर 4 इज़ गेटिसबर्ग एड्रेस। अब 1863 नवंबर में गेटिसबर्ग नेशनल सिमेट्री के दौरान अब्राहम लिंकन ने एक बहुत ही फेमस स्पीच दी थी। इनफैक्ट उनकी ये स्पीच आज भी अमेरिकन हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पीचेस में आती है और इसी के दौरान समानता के सिद्धांतों को और यूनियन की कमिटमेंट्स को एक नया जन्म मिला। नंबर 5 इज़ 13th अमेंडमेंट। अब अब्राहम लिंकन ने 13th अमेंडमेंट को एक बहुत ही अच्छी तरह सपोर्ट किया जो कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्योंकि इस अमेंडमेंट में ये बात की गई है कि यूएस के सभी गुलामों को आज़ाद कर दिया जाए। नंबर 6 इज़ रिकन्स्ट्रक्शन। अब अब्राहम लिंकन अमेरिकन सिविल वॉर के ख़त्म होने से पहले ये सोचने लगे थे कि कैसे उन सभी के सभी 7 स्टेट्स को वापस लाया जाए जिन्होंने मिलकर कॉन्फिडेंट स्टेट्स ऑफ अमेरिका को फॉर्म किया था। और इसके बाद उन्होंने मार्च 1865 में भी एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैलिस टुवर्ड नन विद चैरिटी फॉर ऑल, मतलब किसी के लिए बुरा ना सोचो बल्कि सबके लिए अच्छा सोचो। नंबर 7 आर डोमेस्टिक पॉलिसीज़। अब अब्राहम लिंकन ने वॉर के अलावा प्रशासन के कई सारे एक्ट्स भी संभाले थे जिसमें शामिल थे कि होमस्टेड एक्ट, द मॉरिल लैंड ग्रांट एक्ट एंड द पैसिफिक रेल रोड एक्ट। और ये सभी के सभी एक्ट्स कंट्री डेवलपमेंट में एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालते हैं। अपडेट आती है 14 अप्रैल 1865, सिर्फ 5 ही दिन बाद, जब जनरल रॉबर्ट ली सरेंडर कर देते थे जो कि नॉर्थ वर्जीनिया की आर्मी के कमांडर थे। अब गाइज इस टॉपिक के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो 14 अप्रैल 1865 की डेट को जब अब्राहम लिंकन वॉशिंगटन डीसी के फोर्थ थिएटर में एक प्ले को अटेंड कर रहे थे तो तभी जॉन वाइक्स बूथ, जो कि एक स्टेज एक्टर था और एक कॉन्फिडेंट सिंपैथाइजर भी था, मतलब जो स्लेवरी के लॉज में बिलीव करता था और हमेशा अब्राहम लिंकन को यूनियन के लॉज के लिए और सदर्न वे ऑफ लाइफ के लिए गलत मानता था और हमेशा कॉन्फिडेंट स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लॉज पर ही बिलीव करता था। और इसी डेट को जॉन वाइक्स बूथ ने अब्राहम लिंकन को असैसिनेट कर दिया था। अब्राहम लिंकन को आज भी लोग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट के रूप में देखते हैं। उनकी यूनियन को बचाने की कमिटमेंट, सिविल वॉर के दौरान की लीडरशिप और सबसे इंपॉर्टेंट गुलामी को ख़त्म करने की लीडरशिप, उनके सभी के सभी वर्ड्स और एक्शंस आज भी अमेरिकन पॉलिटिकल थॉट और आइडियल्स को शेप और इंस्पायर करते हैं और इसी के कारण आज भी लोग उन्हें एक नेशनल हीरो मानते हैं। वो बच्चा जो कि स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था, कौन जानता था कि वो बच्चा एक दिन अमेरिका के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट्स में से एक बनेगा। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ऐसे कौन कौन से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं।